हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन नर्सेस पाठशाला मेगा थियरी एंड एमसीक्यू सेशन की आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। इन इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे एंड उनसे रिलेवेंट टॉपिक्स को भी हम विद रेशनल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन परफॉर्मिंग ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट of a client, a nurse identifies that the client has a dilated right pupil। एक नर्स एक क्लाइंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रही है और उस टाइम वो फाइंड आउट करती है कि क्लाइंट की राइट आई में प्यूपिल क्या हो रखा है, राइट प्यूपिल का डायलेटेशन हो रखा है। द नर्स कंक्लूड दैट दिस सजेस्ट ए प्रॉब्लम विथ विच क्रेनियल नर्व है। ये जो प्रॉब्लम है, जो राइट प्यूपिल का डायलेटेशन है, उसके लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए थर्ड क्रेनियल नर्व है, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड एंड ऑप्शन डी सेवंथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई की नर्व सप्लाई की। आई को बच्चों दो टाइप की नर्व सप्लाई होती है, एक सेंसरी एंड मोटोर। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी नर्व सप्लाई। तो जो सेंसरी नर्व सप्लाई होती है आई को, वो करती है अपने सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। एंड ये ओनली सेंसरी नर्व होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द विजन और विजुअल फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड अगर इस ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज होता है, ऑप्टिक नर्व की पाल्सी होती है या कोई डैमेज होता है, तो इससे क्या होगा, लॉस ऑफ विजुअल फील्ड देखने को मिलता है। तो लॉस ऑफ विजुअल फील्ड या कलर ब्लाइंडनेस भी, लॉस ऑफ कलर विजन भी देखने को मिलता है। लेकिन मोटोर एक्टिविटी के लिए, किसी भी टाइप की मूवमेंट के लिए ये नर्व रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है। देन सेकंड टाइप की जो नर्व सप्लाई होती है आई को, वो होती है मोटोर सप्लाई, मोटोर सप्लाई। और मोटोर सप्लाई के लिए फोर्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन सी? फोर्थ, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व मोटोर सप्लाई आई को करती है। थर्ड क्रेनियल नर्व होती है ट्रोक्लियर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व या जिसको हम बोलते हैं ट्रोक्लियर। देन सॉरी, थर्ड क्रेनियल नर्व ओक्यूलोमोटोर नर्व, ओक्यूलोमोटोर नर्व। एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर नर्व। एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है अब्डुसेंस क्रेनियल नर्व। ये थ्री नर्व मोटोर सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब कैसे सप्लाई करती है, तो इसको हम एक फॉर्मूला या एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? LR6 SO4 एंड AO, LR6 SO4 एंड AO। LR6 का मतलब होता है लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। आई की जो लेटरल रेक्टस मसल्स होती है, उसको सप्लाई करने का काम करती है अपनी क्रेनियल नर्व 6। इसको सप्लाई करती है, लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, जो आई की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को। एंड थर्ड थर्ड क्रेनियल नर्व की हम बात करें, तो थर्ड क्रेनियल नर्व अदर ऑल, जितनी भी ऑल अदर जितनी भी मसल से आएगी, उन सबको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। अदर में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है यहाँ पर? तो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक एंड मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। ये सारी जो मसल्स होती है आई की, ये आई की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन थर्ड क्रेनियल नर्व है, दो और मसल्स को, एक और मसल्स को सप्लाई करती है, लेवाटर पाल्पेब्रे सुपेरियस,
लेवाटर पाल्पेब्रे, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट ऑफ आईलिड, मूवमेंट ऑफ आईलिड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अपने मूवमेंट ऑफ प्यूपिल हो रहा है, पेशेंट की प्यूपिल डायलेट हो रखी है, तो उसके लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है? तो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, वो सप्लाई करती है सिलियरी गैंग्लियंस को। इसको सप्लाई करती है, थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई ऑल्सो सप्लाई करती है सिलियरी गैंग्लियन को। एंड ये रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ आईबॉल एंड प्यूपिल, मूवमेंट ऑफ प्यूपिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर थर्ड क्रेनियल नर्व में कोई इंजरी होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व में कोई डैमेज होता है, तो वो क्या करेगा? कोज करेगा डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल को, वो कोज करेगा डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल को। तो ऑप्शन ए अपना थर्ड क्रेनियल नर्व इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी अपना रॉन्ग है। फोर्थ क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई करती है? सिर्फ सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई करती है। सेकंड क्रेनियल नर्व विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड सेवंथ क्रेनियल नर्व की बात करें तो सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है अपनी फेशियल नर्व, जो फेस को सप्लाई करती है, आईबॉल को या आई की मसल्स को ये सप्लाई नहीं करती। देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question second, a nurse is assessing a client whose mouth is drawn over to the left. नर्स एक क्लाइंट का असेसमेंट कर रही है जिसका माउथ क्या है? लेफ्ट साइड की ओर मूव हो गया है। देन द नर्स शुड कंसिडर डैमेज टू विच क्रेनियल नर्व टू बी मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्लिनिकल फाइंडिंग। ऑप्शन ए लेफ्ट फेशियल नर्व, ऑप्शन बी राइट फेशियल नर्व, ऑप्शन सी लेफ्ट अब्डुसेंट नर्व एंड ऑप्शन डी राइट ट्राइजेमाइनल नर्व। तो पेशेंट का फेस किस टाइम हुआ है? लेफ्ट साइड। तो ऑब्वियसली कौन सी नर्व डैमेज हुई होगी? लेफ्ट साइड की जो नर्व है वो डैमेज हुई होगी, लेफ्ट साइड की नर्व की पाल्सी हुई है। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो राइट ट्राइजेमाइनल जो नर्व होती है वो राइट साइड को सप्लाई करती है एंड ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर मास्टिकेशन, मास्टिक। अगर इसकी पाल्सी होती है तो डिफिकल्टी इन मास्टिकेशन देखने को मिलती है। की बात करें लेफ्ट अब्डुसेंट नर्व, तो अब्डुसेंट नर्व सप्लाई करती है अपनी आई मसल्स को, अब्डुसेंट नर्व सप्लाई करती है आई मसल को। देन जो फेशियल नर्व होती है उसकी पाल्सी से क्या होगा? फेस की अफेक्टेड साइड मूवमेंट होगी, मूव होगा। तो लेफ्ट साइड मूवमेंट हो रही है तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? लेफ्ट फेशियल नर्व। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है फर्स्ट, लेफ्ट फेशियल नर्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट एक्सपीरियंस ए ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, एक क्लाइंट को ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, विच फाइंडिंग आइडेंटिफाइड बाय द नर्स इंडिकेट्स डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन। तो जब भी कोई ट्रोमेटिक इंजुरी होती है एंड अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम आते हैं? उसके सिम्टम्स आते हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया। क्या सिम्टम होते हैं बच्चों? सिम्टम ऑफ अपर मोटर इंजरी के होते हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया, इंक्रीज्ड मसल टोन, इंक्रीज्ड मसल टोन, देन स्पास्टिक पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस। एंड अदर सिम्टम की बात करूं तो पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। यूजुअली जो बेबिंस्की रिफ्लेक्स होती है वो आफ्टर 1 ईयर अब्सेंट होती है, अब्सेंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की एज के बाद ये अब्सेंट मिलती है। अगर आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज ये प्रेजेंट मिलती है तो ये क्या इंडिकेट करती है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करती है। देन ऑप्शन है फर्स्ट अब्सेंस रिफ्लेक्स, तो यहाँ कभी भी रिफ्लेक्स अब्सेंट नहीं होती, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए अपना रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी फ्लेसिड
मसल्स भी रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर कैसा पैरालिसिस मिलता है, स्पास्टिक पैरालिसिस। देन टोर्सियो साइन, ये साइन होता है हाइपोकैलेमिया का, टोर्सियो साइन होता है हाइपोकैल्सेमिया का, तो ये भी अपना रॉन्ग आंसर है। एंड ऑप्शन डी बेबिंस्की रेस्पॉन्स का प्रेजेंट होना इंडिकेट करता है डैमेज टू अपर मोटोर न्यूरॉन, प्रेजेंस ऑफ बेबिंस्की रिफ्लेक्स। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स असिस्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू परफॉर्म ए लंबर पंक्चर। नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को असिस्ट कर रही है लंबार पंक्चर के लिए। वेन प्रेशर इज प्लेस्ड ऑन द जुगुलर वेन ड्यूरिंग ए लंबार पंक्चर, लंबार पंक्चर के ड्यूरिंग जैसे ही जुगुलर वेन पर प्रेशर रखा जाता है, द स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। उस टाइम क्या होगा, स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। विच साइन शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डॉक्यूमेंट। तो इस साइन को, कौन सा साइन है ये, कि जैसे जुगुलर वेन पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट वन अपना होमोन साइन। होमोन साइन होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का असेसमेंट करने के लिए होता है। जब भी लेकर डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो काल्फ मसल में क्या होता है, पेन होता है, पेन इन काल्फ मसल ड्यूरिंग डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ लेग। रोमबर्ग साइन की बात करें तो रोमबर्ग साइन में क्या होता है, पेशेंट जब आई क्लोज करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन नहीं कर पाता, नॉट एबल टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन और बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं रोमबर्ग साइन। और ये इंडिकेट करता है सेरिबेलार पैथोलॉजी को। अगर कोई सेरिबेलार पैथोलॉजी है तो उस कंडीशन में रोमबर्ग साइन पॉजिटिव मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शन अपने रॉन्ग है। ऑप्शन ए किसके लिए, डीवीटी के लिए, काल्फ मसल में पेन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी रोमबर्ग साइन इंडिकेट करता है सेरिबेलार पैथोलॉजी को, जिसमें क्या होता है, पेशेंट कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं कर पाता ड्यूरिंग जब उसकी आई क्लोज होती है। सेओस्टेइक साइन इंडिकेट करता है हाइपोकैल्सेमिया को, इसको जब फेशियल मसल की टेपिंग की जाती है तो वहां पर हाइपर रिफ्लेक्सिया इंक्रीज टोन देखने को मिलती है, तो ये इंडिकेट करता है हाइपोकैल्सेमिया को। देन ऑप्शन डी क्वेकेंटेड साइन, तो इस साइन को बोला जाता है, इस साइन में क्या होता है, जब भी पेशेंट की हम जुगुलर वेन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होता है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स ड्यूरिंग ए क्लाइंट्स जनरलाइज्ड मोटर सीजर। जब किसी क्लाइंट को सीजर आ रहे होते हैं तो उस टाइम नर्स की प्रायोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ऑप्शन है इंसर्टिंग ए प्लास्टिक एयरवे बिटवीन द टीथ। तो जब भी क्लाइंट को सीजर आते हैं तो ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ सीजर हम उसके माउथ में कुछ भी इंसर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टीथ डैमेज होने को या टीथ को इंजरी होने को, टंग के इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन ए अपना रॉन्ग है। ऑप्शन बी डिटरमाइनिंग वेदर ए ओरा वाज एक्सपीरियंस्ड। ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ सीजर यूजुअली पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, तो उससे हम ओरा के बारे में इस टाइम डिस्कस नहीं कर सकते। ऑप्शन बी भी अपना रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग द प्रिस्क्राइब एंटी कन्वर्जेंट। तो सीजर के केस में एंटी कन्वर्जेंट एक थेराप्यूटिक वे में हम देते हैं, इमीडिएटली इसको एडमिनिस्टर करने से कोई अपने को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन सी भी अपना रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी क्लियरिंग द इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर क्लाइंट सेफ्टी। तो जब भी किसी पेशेंट को सीजर आते हैं तो उस टाइम हमेशा नर्स की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट सेफ्टी, हमें क्लाइंट की सेफ्टी को देखना है, उसे एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। ड्यूरिंग सीजर प्रायोरिटी क्या होती है, हमेशा अपनी क्लाइंट की सेफ्टी। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लिनिकल इंडिकेटर इज द nurse most likely to identify when assessing a client with a ruptured cerebral aneurysm। एक क्लाइंट का सेरिब्रल एन्यूरिज्म था जो रप्चर हो गया है,
तो उसके असेसमेंट के ड्यूरिंग नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी, कौन सी फाइंडिंग को आइडेंटिफाई करेगी? फर्स्ट वन टोनिक क्लोनिक सीजर, सेकंड वन डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग, ऑप्शन सी सडन सीवियर हेडेक एंड ऑप्शन डी नैरोड पल्स। जैसे ही बच्चों क्या होगा, सेरिब्रल एन्यूरिज्म रप्चर होगा, वहां पर हेमरेज होगा, और हेमरेज होने से क्या होगा, पेशेंट का आईसीपी बढ़ेगा, इंक्रीज्ड आईसीपी, सडनली इंक्रीज इन आईसीपी। और जब भी आईसीपी इंक्रीज होता है तो क्या सिम्टम देखने को मिलता है, सीवियर हेडेक। तो नर्स इस पेशेंट को किसके लिए मॉनिटर करेगी, सीवियर हेडेक के लिए मॉनिटर करेगी। देन अदर सिम्टम इससे एसोसिएटेड नहीं होते, टोनिक क्लोनिक सीजर जब अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं ब्रेन में तब देखने को मिलता है। डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग जब ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन सेल डैमेज होती है तब देखने को मिलता है। एंड नर्विंग पल्स प्रेशर देखने को नहीं मिलता, वहां पर वाइडल पल्स प्रेशर देखने को मिलता है इन द केस ऑफ रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विद बेल्स पाल्सी? नर्स एक बेल पाल्सी के पेशेंट की केयर कर रही है, तो प्लानिंग में नर्स क्या इंक्लूड करेगी? ऑप्शन ए मैनेजिंग इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन बी असिस्टिंग विद एम्बुलेशन, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग कॉर्नियल डैमेज एंड ऑप्शन डी मेंटेनिंग सीजर प्रिकॉशन। बेल्स पाल्सी क्या होता है, बेल्स पाल्सी में बच्चों होता है डैमेज टू सेवंथ क्रेनियल नर्व, डैमेज टू सेवंथ क्रेनियल नर्व। और सेवंथ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, फेशियल नर्व। तो जब फेशियल नर्व में की पाल्सी होती है, डैमेज होता है, तो देखने को मिलता है फेशियल पैरालिसिस, फेशियल। एंड साथ में पेशेंट है, उसकी अफेक्टेड साइड की मसल्स मूवमेंट इन्फ्लुएंस होती है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, डिफिकल्टी इन मास्टिकेशन देखने को मिलती है, एंड अफेक्टेड साइड की पेशेंट आई को क्लोज नहीं कर पाता, वो आई अफेक्टेड साइड की आई हमेशा इसकी ओपन रहती है। तो जब आई ओपन रहती है तो कॉर्नियल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, आई पैड का यूज करके आई को क्लोज करना होता है, कॉर्नियल डैमेज को प्रिवेंट करना होता है। फर्स्ट वन मैनेजिंग इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फेशियल नर्व की पाल्सी हो रही है। असिस्टिंग विद एम्बुलेशन, एम्बुलेशन में भी यूजुअली पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ऑप्शन बी भी रोंग है। एंड ऑप्शन डी मेंटेनिंग सीजर प्रिकॉशन, बेल्स पाल्सी में सीजर भी देखने नहीं आता, तो सीजर प्रिकॉशन की भी हमें जरूरत नहीं होती। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का अपना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसेंट हॉस्पिटलाइज्ड ए क्लाइंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक क्लाइंट है जो रिसेंटली एडमिट हुआ है और डायग्नोसिस है उसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इज कंसर्न अबाउट जनरलाइज्ड वीकनेस। क्लाइंट का मेन कंसर्न क्या है, जनरलाइज्ड वीकनेस है। एंड फ्लक्चुएटिंग फिजिकल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस भी उसकी फ्लक्चुएट हो रही है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस क्लाइंट, इस क्लाइंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। एंड इसका मेन सिम्टम होता है जनरलाइज्ड वीकनेस, जनरलाइज्ड वीकनेस। तो इस पेशेंट को हम एडवाइज करते हैं स्पेसिंग एक्टिविटी के लिए, इन बिटवीन स्पेस लेके एक्टिविटी करने के लिए। कंप्लीट हम बेड रेस्ट के लिए भी इसको एडवाइज नहीं करते क्योंकि मसल एट्रोफी होने के चांसेस रहते हैं, यहाँ पर मसल वीकनेस होने के चांसेस रहते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, स्पेसिंग स्पेसिंग एक्टिविटीज के लिए एडवाइज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एनकरेजिंग बेड रेस्ट के लिए हम कभी भी इसको एडवाइज नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, टीच द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द डिजीज। तो डिजीज
की लिमिटेशन, कोई स्पेसिफिक लिमिटेशंस नहीं होती, इसके लिए हम टीच नहीं करेंगे। ऑप्शन डी, हैव वंस ऑफ द क्लाइंट्स रिलेटिव स्टे एट द बेड साइड। तो बेड साइड ये नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, तो ये इंटरवेंशन भी अपनी प्रायोरिटी नहीं होगी। प्रायोरिटी इंटरवेंशन अपनी क्या होगी, स्पेस एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी है, वीकनेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, स्पेस एक्टिविटी को प्रमोट करना है, इसके लिए पेशेंट को एनकरेज करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद गुलेन-बारे syndrome, a client with Guillain-Barré syndrome has been hospitalized for 3 days. Which assessment finding indicate a need for more frequent monitoring? गुलेन बारे सिंड्रोम क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज या ऑटोइम्यून पैथोलॉजी की डिजीज होती है। एंड इसमें क्या होता है, जनरलाइज्ड असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलती है। इसमें असेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या होगा, इसमें लोअर एक्सट्रीमिटी की वीकनेस होगी, उसके बाद प्रोग्रेस होगी ये अपर एक्सट्रीमिटी को, देन रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर। एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर होने से जब अपर मसल की वीकनेस होती है तो और ज्यादा सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए, लोकलाइज्ड सीजर, तो सीजर गुलेन बारे सिंड्रोम का स्पेसिफिक साइन नहीं होता। ऑप्शन ए अपना रॉन्ग है। ऑप्शन बी, स्किन डिसइक्वेमेशन भी अपना रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स, हाइपर एक्टिव नहीं होती जब मसल वीकनेस होती है, मसल पैरालिसिस होता है तो हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्स देखने को मिलती है। रिफ्लेक्स कैसी होती है, हाइपो एक्टिव। एंड ऑप्शन डी, असेंडिंग वीकनेस इस पेशेंट में देखने को मिलेगी। सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटी की वीकनेस होगी, देन अपर एक्सट्रीमिटी की वीकनेस देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए क्लाइंट विथ माइस्थेनिया ग्रेविस experience dysphagia. What is the priority risk associated with dysphagia that must be considered when planning nursing care? एक क्लाइंट है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस है एंड उसको डिस्फेजिया भी हो रखा है ड्यू टू माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन सी रिस्क है जो इस पेशेंट को डिस्फेजिया के साथ होने के चांसेस रहते हैं और जो अपनी प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगी? माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस होता है जो अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं उनकी डिजीज है, डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन, ड्यू टू डेफिशिएंसी, अगर एसिटाइल कोलिन की यहाँ तो डेफिशिएंसी होगी, या इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज, एसिटाइल नेस्टेज, हाई लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टेज और डिक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन इस डिजीज को कोज करता है, जिसमें वीकनेस ऑफ वॉलेंटरी मसल्स देखने को मिलती है। वीकनेस ऑफ वॉलेंटरी मसल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का, वो होता है वीकनेस ऑफ वॉलेंटरी मसल। तो अगर इस पेशेंट की जो डाइजेस्टिव मसल्स है उनकी वीकनेस है, पेशेंट को डिस्फेजिया डेवलप हो रखा है, तो डिस्फेजिया के कारण एस्पायरेशन होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम जो भी फ्लूइड देते हैं तो वो पेशेंट जल्दी उसको क्या कर देता है, एस्पायरेट कर सकता है। तो अपनी प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी, क्या रिस्क रहती है पेशेंट को? फर्स्ट वन, एस्पायरेशन। देन डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। डिहाइड्रेशन अगर डिस्फेजिया है पेशेंट को तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं पेशेंट को। डिहाइड्रेशन
के चांस भी होते हैं, लेकिन मिनिमम होते हैं। लेकिन ये दोनों डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस अपनी प्रायोरिटी रिस्क नहीं है, ये लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क नहीं है। लेकिन एस्पायरेशन क्या है, अपनी प्रायोरिटी केयर वाली रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है। ऑप्शन डी इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन डिस्पेजिया कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो ऑप्शन डी अपना रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, एस्पायरेशन। Then next one, a client is diagnosed with Parkinson disease and asks the nurse with what caused the disease. On which underlying pathology does the nurse base a response? एक client है जिसको पार्किंसन डिजीज है एंड वो नर्स से पूछता है कि इस डिजीज का कोज क्या है। तो नर्स जो फॉलोइंग कोज है उनमें से कौन सा कोज पेशेंट को एक्सप्लेन करती है फॉर हर डिजीज, पार्किंसन डिजीज? ऑप्शन ए disintegration of myelin sheath, option B breakdown of corpora acrogemina, option C reduced acetylcholine receptor at synapse, option D degeneration of neuron of the basal ganglia। तो मेनली जो अपनी पार्किंसन डिजीज होती है, फर्स्ट ऑप्शन ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ माइलिन शीथ। ये किसमें देखने को मिलता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ माइलिन शीथ इज cause of multiple sclerosis, multiple sclerosis। then breakdown of corpora quadrigemina क्या cause करेगा? problem related to visual field, problem related to visual field। then reduce the acetylcholine receptor, अगर acetylcholine receptor reduce होते तो जो अपनी वॉलेंट्री मसल्स है उनकी वीकनेस होगी, कोज करेगा माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या कोज करेगा? माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ऑप्शन ए अपना रॉन्ग होगा, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर ऑप्शन डी, डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन ऑफ बेजल गैंग्लिया। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ बेजल गैंग्लिया के न्यूरॉन का डीजनरेशन होता है, जिसके कारण पेशेंट में ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है, ब्रेडिकाइनेसिया। जिससे क्या होता है? पेशेंट की जो भी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, स्लो डाउन फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी एंड पेशेंट सेल्फ केयर डेफिशिएट हो जाता है। पेशेंट क्या हो जाता है? सेल्फ केयर डेफिशिएट देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, पार्किंसन डिजीज में क्या होगा? डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन ऑफ बेजल गैंग्लिया।